Welcome to Apex Classes to a digital platform. Myself Yuvraj Makwana, your science educator. आज हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्रंथियां होती है उनके बारे में, उनके सिस्टम की बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमने पहले कुछ पढ़ा था, अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ा था पाचन तंत्र में, कि कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां होती है जो अपने स्राव को कहाँ डालती है, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो उनके बारे में अपन विस्तार से आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। उसमें सबसे पहले बात करेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो अपन कहेंगे कि अंतःस्रावी जो तंत्र है वो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर एक ऐसा काम करता है कि जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकीय क्रियाओं का क्या करता है, ये समन्वय करता है। तो अपन कहेंगे यह एक ऐसा तंत्र है, यह एक ऐसा तंत्र है, यह एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं का, शरीर की कोशिकीय क्रियाओं का समन्वय करता है। तो कोशिकीय क्रियाओं का क्या करता है, समन्वय। कौन, ये तंत्र। कौन सा तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। आज सभी को नमस्कार, वेलकम, सभी को नमस्कार। अपेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको वीडियो लाइक है, बिल्कुल शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कौन से तंत्र की, अंतःस्रावी तंत्र की। तो देखिए अंतःस्रावी तंत्र क्या है, कि एक ऐसा तंत्र है जो क्या करता है, तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की जो कोशिकीय क्रियाएं होती है उन कोशिकीय क्रियाओं का क्या करता है, ये नियमन करता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके बारे में, तो ये तंत्र कैसे चलता है। तो यह तंत्र एक तो ग्रंथियां व हार्मोनों से कार्य कर पाता है। तो कैसे काम कर पाता है ये, कि कुछ हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है, उन ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, और उसी की बदौलत ये क्या कर पाता है, काम कर पाता है। फिर अपन कहेंगे कि जो ये ग्रंथियां होती है, ये ग्रंथियां क्या होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। तो ये ग्रंथियां कैसी होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। नलिका विहीन ग्रंथियों का मतलब है डक्टलेस ग्लैंड, यानी इनमें डक्ट्स यानी नलिकाएं नहीं पाई जाती है। ऐसी ग्रंथियों को क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो ये ग्रंथियां कैसी होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। और ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, ये अपने स्राव को, ये अपने स्राव यानी अपने स्राव का मतलब इनमें से क्या निकलता है, स्राव, उसको अपन हार्मोन निकलते हैं इनसे, तो अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है, सीधे रक्त में छोड़ती है। सीधे कहाँ छोड़ती है, रक्त में छोड़ती है। ये ऐसी ग्रंथियां होती है। अब देखें, तो ये तो सिर्फ जस्ट ए जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, अंतःस्रावी तंत्र का। क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र, तो अपन कहेंगे एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं का क्या करता है, समन्वय करता है। और ये एक ऐसा तंत्र होता है कि ये ग्रंथियां व हार्मोनों से चलता है। और ये ग्रंथियां कैसी होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। नलिका विहीन यानी डक्टलेस ग्लैंड होती है, यानी अपने स्राव को ये सीधे कहाँ छोड़ती है, रक्त में छोड़ती है। किसी नलिकाओं के द्वारा इनका स्राव नहीं जाता है, सीधे रक्त में पहुंच जाता है, इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। नेक्स्ट अपन इसी में बात करने वाले हैं
कि ग्रंथियां होती क्या है, कौन कौन सी ग्रंथियां। हमने बात की अंतःस्रावी ग्रंथियों की, लेकिन और भी तो ग्रंथियां होगी, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो सामान्यतः अपन यूँ देखते हैं कि जो ये ग्रंथियां होती है वो कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो देखें, ये भी आप इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ें कि ये कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो एक तो होती है कौन सी, अभी आप पढ़ रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। फिर अपन इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जिनको अपन क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां। क्या कहते हैं भाई, बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां। और कौन सी होती है तीसरी, मिश्रित ग्रंथियां। कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां। तो ये इस प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक होती है कौन सी, एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन, और एक होती है मिक्स ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथियां, ये होती है मिक्स ग्लैंड। ये होती है कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये कौन सी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। देखो नाम से ही पता, अंतःस्रावी, फिर बहिस्रावी और फिर मिश्रित। मिश्रित का मतलब है वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करे, उनको क्या कहेंगे अपन, मिश्रित ग्रंथियां कहेंगे। तो अंतःस्रावी किसे कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अपन कहेंगे ये ग्रंथियां अपने स्त्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है, सीधे रक्त में छोड़ती है। जो इनका स्त्राव निकलता है, इनमें से जो चीज निकलती है, उसका स्त्रावण होता है, उसको वो सीधे कहाँ छोड़ती है, रक्त में छोड़ती है। यानी इसमें क्या नहीं पाई जाती है, नलिकाएं नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है, नलिकाएं। अर्थात क्या कहेंगे, ये नलिका विहीन होती है। ये नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है, नलिका विहीन होती है। इनके एग्जाम्पल, उदाहरण पूछे आपके तो कौन कौन सी ग्रंथियां, जैसे पढ़ेंगे अपन आगे, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। ऐसे कैसे, कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ऐसी खूब सारी ग्रंथियां होगी। थायराइड ग्रंथि। कौन सी, थायराइड या थायराइड ग्रंथि। ये सभी ऐसी ग्रंथियां होगी जो कौन सी ग्रंथियां है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है। फिर अपन बात किसकी करेंगे, बहिस्रावी ग्रंथियां। तो ये क्या करती है, ये अपने स्त्राव को नलिकाओं में छोड़ती है। कहाँ छोड़ती है, नलिकाओं में छोड़ती है। अपने स्त्राव को कहाँ छोड़ती है, नलिकाओं में छोड़ती है। ठीक है, अर्थात मतलब क्या हुआ, ये नलिका युक्त होती है, ये नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है, सीधे रक्त में नहीं छोड़ती है। ध्यान रखें, ये नलिकाओं युक्त होती है। तो अपने स्त्राव को नलिकाओं में छोड़ती है, सीधे रक्त में नहीं छोड़ती है, और ये नलिका युक्त होती है। और ये कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो बहिस्रावी है, जैसे अपन बात करें कौन सी, लार ग्रंथि। कौन सी, लार ग्रंथि। ये इसके क्या है, उदाहरण, एग्जाम्पल। तो लार ग्रंथि है वो क्या ग्रंथि, कौन सी है, बहिस्रावी। ऐसे कैसे और बताएं कौन कौन सी ग्रंथियां होगी। तो अपन बात करें लार ग्रंथियों के अलावा कौन कौन सी, स्वेद ग्रंथियां। कौन सी, स्वेद ग्रंथियां। स्वेद ग्रंथि भी कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत भी कैसी ग्रंथि है, यकृत भी कैसी है, ये भी कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि। फिर कहें दुग्ध ग्रंथियां। कौन सी, मिल्क ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियां। तो जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, जो दुग्ध का स्त्रावण करती है, वो भी किस में करती है, नलिकाओं के अंदर करती है। तो ये नलिका युक्त होती है, अपने स्त्राव को कहाँ डालती है, नलिकाओं में डालती है, सीधे रक्त में अपने स्त्राव को नहीं डालती है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। फिर एक और बच गया, मिश्रित ग्रंथि। तो ये ध्यान रखें, ये क्या होती है,
ये अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है। कैसी होती है भाई? ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की। ये अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है, दोनों प्रकार की होती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। इसके भी उदाहरण देखें कौन कौन से हैं। तो एक हमने बहुत ही अच्छा सा पहले पढ़ चुके हैं, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के अलावा और क्या पढ़ चुके हैं? नर जनन तंत्र में पढ़ा वृषण, और मादा जनन तंत्र में क्या पढ़ा था? अंडाशय। ये सभी ग्रंथियां कौन सी ग्रंथियां हैं? मिश्रित ग्रंथियां है। तो ये बिल्कुल आपको आना चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? जो अपने स्राव को क्या करती है? सीधे रक्त में छोड़ती है, नलिकाओं में नहीं छोड़ती है, अर्थात ये नलिका विहीन होती है। और ये कौन कौन सी होती है इसके उदाहरण लिखे हुए हैं। फिर बहिस्रावी अपने स्राव को नलिकाओं में छोड़ती है और वो स्राव निश्चित अंगों तक जाता है, और उसमें भी ये है कि ये नलिका युक्त होती है। और फिर तीसरी कौन सी? मिक्स ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथियां। और मिश्रित ग्रंथियों के प्रकार भी हमने पढ़ लिए, अंडाशय, वृषण, अग्नाशय, ये सभी होती है। और ये क्या करती है? ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। तो इनके बारे में विस्तार से हमने पढ़ा। नेक्स्ट अपन इसी में अपन और बात करने वाले हैं कि ये ग्रंथियां कैसे काम करेगी और कैसे काम करती है। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? केवल और केवल कौन सी ग्रंथियां है? वो है कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां है। कौन से है? अंतःस्रावी ग्रंथियां है। तो हमारे अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी ग्रंथियां है? अंतःस्रावी ग्रंथियां है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे शरीर में ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। तो इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है और ये कैसे काम करती है। तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक साइड में आपको डायग्राम जो दे रखा है वो फीमेल का डायग्राम है, मादा का डायग्राम है, और एक नर का डायग्राम दे रखा है। तो ये है डायग्राम जो है फीमेल का डायग्राम, और उधर दे रखा है किसका? मेल का डायग्राम। तो जो ये डायग्राम है वो किसका है? फीमेल का। और एक किसका दे रखा है डायग्राम? मेल का। किसका दे रखा है? मेल। तो एक मेल डायग्राम दे रखा है और ये कौन सा दे रखा है? फीमेल। अपन बात करें सबसे पहले हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। तो सबसे पहले ऊपर देखो पीनियल ग्रंथि लिखा हुआ है, पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्रंथि को अपन क्या कह सकते हैं? पीनियल काय। तो पीनियल काय कहाँ पे पाई जाती है? तो ध्यान रखें, हमारे शरीर का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, उस मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पीनियल काय यहाँ पे पाई जाती है। अग्र भाग में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, जो दैनिक लय का काम करती है। एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है उसका स्रावण करती है, और ये क्या करती है? पीनियल काय हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी कहलाती है। ये हमको टाइम पे कोई भी काम करवाती है। शाम को सोने के बाद टाइम पे जग जाते हैं सुबह, और अपन रात भर सोते हैं तो सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हैं? इस ग्रंथि के कारण ही उठते हैं। पीनियल काय जैविक घड़ी का काम करती है। फिर उसके बाद में दे रखा देखो हाइपोथैलेमस। ये भी देखो सिर में पाई जाने वाली ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? ये पिट्यूटरी ग्रंथि के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि है वो कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। फिर देखो ये जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, दूसरी है पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये भी कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है। और ये ध्यान रखें हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि इन शरीर की सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। जैसे स्कूल में विद्यार्थी होते हैं, उनके ऊपर टीचर होता है, टीचर का क्या होता है? कंट्रोल होता है। वैसे ये सभी ग्रंथियों पर क्या रखती है? कंट्रोल रखती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये भी क्या हुई? टीचर यानी मास्टर हुई। तो इस ग्रंथि को क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, पीयूष ग्रंथि को अपने कंट्रोल में कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को अपने कब्जे में रखता है, आप काम खुद करवाता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस।
इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यानी मास्टर का भी क्या हो गया, मास्टर, अर्थात हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। फिर देखो उसके बाद में देखो एक है थायराइड ग्रंथि, कहाँ पे पाई जाती है, इसकी स्थिति की बात करें तो गले में पाई जाती है। देखो ये तीनों ग्रंथियां तो सिर के कहाँ पे थी, मस्तिष्क वाले भाग में, लेकिन थायराइड ग्रंथि कहाँ पे है, श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। कौन सी, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि के बाद में कौन सी होती है, पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की आकृति कैसी होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, जो डायग्राम में दे रखा है। तो ये इस प्रकार की बटरफ्लाई शेप की इसका डायग्राम होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। ये कौन सी ग्रंथि होती है, ये जो ग्रंथि होती है इधर तो होता है ये श्वास नली, श्वास नली के दोनों ओर ऐसी ग्रंथि होती है, उसको क्या कहते हैं, इस ग्रंथि को कहते हैं थायराइड ग्रंथि। और इसके पीछे की ओर यहीं पे पीछे के भाग में यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। तो थायराइड व पैराथायराइड दोनों गले में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। नाम याद करें आप, बाकी वाले हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट होती है कौन सी, थाइमस ग्रंथि, ये वक्ष गुहा में पाई जाती है। फिर कौन सी, देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स यहाँ पे पाई जाती है, अर्थात तो ये वक्र के ऊपर स्थित होती है। नर व मादा दोनों में होती है सभी ग्रंथियां वर्तमान में जो अपन पढ़ रहे हैं अभी तक, लेकिन नीचे आएगी दो ग्रंथियां वो अलग अलग होगी। तो देखो ये जो ग्रंथि है कौन सी, थाइमस ग्रंथि, ये पाई जाती है वक्ष गुहा में, हृदय के ऊपर के भाग में, बाईं ओर स्थित होती है हृदय, तो वहां पे ये पाई जाती है बीचों बीच में थाइमस ग्रंथि। और ये हमारे क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो ये वक्ष गुहा में पाई जाने वाली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कौन सी, एड्रिनल, यानी कौन सी, अधिवक्र ग्रंथि। कौन सी, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वक्र के क्या होती है, ऊपर स्थित होती है। वक्र के ऊपर स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये किडनी के बारे में हमने पहले उत्सर्जन तंत्र में इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। फिर अपने देखो ये किडनी लिखा हुआ है, किडनी के ऊपर कौन सी है, अधिवक्र ग्रंथि। किडनी खुद एक ग्रंथि की भांति व्यवहार करती है। फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि आई है अग्नाशय ग्रंथि, जो अपन कहाँ पढ़े, पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास ग्रंथि, ये एक प्रकार की कैसी ग्रंथि थी, मिश्रित ग्रंथि। हमने पढ़ा था कि इससे दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से आप बताएंगे मुझे, कौन कौन से हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित दो हार्मोनों के नाम कौन कौन से, एक तो ग्लूकागॉन हार्मोन, और दूसरा कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। तो ये हार्मोनों के साथ साथ एंजाइमों का भी स्त्रण करती है। आपने पढ़ा था कि इससे लाइपेज एंजाइम निकलता है, जो वसा को क्या करता है, वसा का पाइसीकरण करता है, वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है और उसका पाचन करता है। तो ये ध्यान रखें। तो ये एंजाइम व हार्मोन दोनों का स्त्रावण करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये कहाँ पाई जाती है, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो इसकी स्थिति होती है कहाँ पे, आमाशय के ठीक नीचे, और कहाँ पे, ग्रहणी के सामने पाई जाती है बाईं ओर, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें टेस्टिस, ये ध्यान रखें केवल नर ग्रंथि है, जो केवल मेल में पाई जाती है, नर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। और ये नर हार्मोन का स्त्रावण करती है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है, शुक्राणुओं के निर्माण में भी सहायक होती है। शीशन के जड़ भाग में दोनों और उदरगुहा के नीचे की ओर ये स्थित होते हैं टेस्टिस, शरीर के बाहर की ओर। फिर अपन बात करते हैं ओवरी, अंडाशय। अंडाशय केवल मादाओं में पाई जाने वाली ग्रंथि होती है। कहाँ पे पाई जाती है, जो गर्भाशय होता है यूट्रस, उस गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। ये भी उदर भाग के निचले भाग में, और गर्भाशय यूट्रस के दोनों भाग में स्थित होती है। मादा जनन तंत्र में पढ़ा था, और वृषण कहाँ पढ़ा था, नर जनन तंत्र में अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो ये सारी ग्रंथियां थी हमारे शरीर में, और इनके बारे में अपन ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, उनके नाम वापस बता देता हूं मैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस। क्या होती है भाई, याद कर देना साथ साथ में, कौन सी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरी कौन सी होती है भाई, पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष को और क्या कहते हैं, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्रंथि,
ठीक है। उसके बाद में तीसरी कौन सी होती है, तो वो होती है पीनियल काय। कौन सी होती है, पीनियल काय ग्रंथि। ये तीनों के तीनों कहाँ पाई जाती है, सिर में। कहाँ पे पाई जाती है तीनों ग्रंथियां, सिर में पाई जाने वाली। सिर के कौन से भाग में, मस्तिष्क के भाग में, अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क के आसपास में पाई जाती है। फिर देखो गले में कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि के पास में एक और पाई जाती है, वो कौन सी होती है, पैराथायराइड। कौन सी होती है, पैराथायरॉइड, पैराथायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे कहाँ पे, गले में, श्वास नली के दोनों ओर। फिर कौन सी होती है, वक्ष गुहा में थाइमस ग्रंथि। कौन सी, थाइमस ग्रंथि। और इस थाइमस ग्रंथि के बाद में जो पाई जाने वाली ग्रंथि होती है वो वक्र के ऊपर होती है। कौन सी होती है, अधिवक्र, अधिवक्र ग्रंथि। इसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये पाई जाती है। उसके बाद में पाई जाती है एक और ग्रंथि जिसका नाम क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। क्या है, अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियास। इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके अलावा भी दो ग्रंथियां और होती है। एक होती है कौन सी, अंडाशय। कौन सी होती है, अंडाशय, ओवरी। केवल क्या है, मादा ग्रंथि है जो मादाओं में पाई जाती है। और एक होती है क्या, वृषण, जिसको क्या कहते हैं, नर ग्रंथि कहते हैं। वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि, इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, तो बिल्कुल आप याद रखें, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां सिर में पाई जाने वाली, अग्र मस्तिष्क में पाई जाने वाली, मस्तिष्क में पाई जाने वाली ये ग्रंथियां हैं। फिर देखो गले में कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड। जो गले में पाई जाने वाली थायराइड और पैराथायराइड। फिर देखो पैराथायराइड के बाद में कौन सी, थाइमस ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, वक्ष वाले भाग में पाई जाती है। यहाँ पे लटकती हुई संरचना होती है वक्ष में, तो ये थाइमस ग्रंथि होती है जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है और कई प्रकार से रोगों से लड़ने के लिए क्या बनाती है, प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। फिर आती है कौन सी, अधिवक्र ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और फिर ये कहाँ होती है, वक्र के ऊपर। और फिर पढ़ेंगे क्या, अग्नाशय ग्रंथि। और फिर अंडाशय और वृषण। तो ये देखो पैराथायराइड, थायराइड गले में स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है, वक्ष गुहा में। अधिवक्र कहाँ होती है, वक्र के ऊपर स्थित होती है। अग्नाशय कहाँ होती है, आमाशय के नीचे। कहाँ होती है, आमाशय के नीचे वाले भाग में स्थित होती है। इन सब के बारे में पढ़ने वाले। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। 10 ग्लैंड्स दे रखी है। हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष ग्रंथि का एक और नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखें। पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद में कौन सी, पीनियल काय, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अधिवक्र, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। ये ग्रंथियां बिल्कुल याद करें। एक एक के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन सी ग्रंथि कैसे कैसे हैं। सबसे पहले कौन सा है, हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। तो ये कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे कि ये ग्रंथि कहाँ पे होती है। तो ये ध्यान रखें, हमने ये बताया था कि जो ये ग्रंथि होती है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये ग्रंथि पाई जाती है हमारे अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है ये ग्रंथि, अग्र मस्तिष्क में ये ग्रंथि पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क में भी कहाँ पाई जाती है, तो अपन कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क में डायेनसिफेलॉन, इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। यह अग्र मस्तिष्क के डायेनसिफेलॉन गर्त में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है, हाइपोथैलेमस। ये अग्र मस्तिष्क के डायेनसिफेलॉन गर्त में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि कहाँ पे पाई जाती है,
डायनसिफिलॉन गर्त में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपन कहेंगे कि ये तो हो गई इसकी क्या हो गई स्थिति, क्या हो गई स्थिति। फिर अपन कहेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है, तो इसका जो कार्य की बात करेंगे हाइपोथैलेमस की, तो इसका जो कार्य होता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के स्त्राव, पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि का जो स्त्राव होता है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं उनका ये कंट्रोल, रेगुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करती है, हाइपोथैलेमस। उसका नियंत्रण, उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। फिर इससे दो हार्मोन निकलते हैं। इससे मुख्यतः दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जो पहला हार्मोन है वो होता है कौन सा, मोचक हार्मोन, रियलाइजिंग हार्मोन या मोचक हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या करता है, पीयूष, जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि के स्त्राव, पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को प्रेरित करता है, को प्रेरित करता है। तो ये तो क्या करता है, प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि के जो स्त्राव होते हैं उसको क्या करता है, रियलाइज करता है, प्रेरित करता है। लेकिन एक दूसरा हार्मोन इसी से निकलता है हाइपोथैलेमस से, उसका नाम है निरोधी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, निरोधी हार्मोन। तो दूसरा हार्मोन है निरोधी हार्मोन या इनिबेटरी हार्मोन, निरोधी हार्मोन या इनिबेटरी हार्मोन। इनिबेट करता है, उसको रोकता है, किसको, पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को। तो पीयूष ग्रंथि के स्त्राव को रोकता है। ठीक है, तो ये दो काम हो गए, इससे ध्यान रखें। हाइपोथैलेमस क्या होता है, तो ये अग्र मस्तिष्क के डायनसिफिलॉन भाग में उनके गर्त में पाई जाने वाली ग्रंथि है, और ये जस्ट पीयूष ग्रंथि के कहाँ पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को अपने कंट्रोल में रखता है कौन, हाइपोथैलेमस। और पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि बाकी जो सभी ग्रंथि है उसका कंट्रोल कौन करती है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो ध्यान रखें, ये मास्टर का कंट्रोल करता है, यानी पीयूष ग्रंथि क्या कहलाती है, मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि का जो कंट्रोल करता है उसको क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो नोट लगा के लिखेंगे, अपन इसके बारे में बात करेंगे। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपने कहाँ पढ़ा था, बताएं आप। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र में। कहाँ पढ़ा था, नर्वस सिस्टम में। हमने पढ़ा था कि अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग पढ़े थे, कौन कौन से, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वहां पढ़ा था हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेडमास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या क्या कहते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके बाद में। देखो, तो ये बिल्कुल याद रखना है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि या हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, पीयूष ग्रंथि के बारे में। क्या होती है पीयूष ग्रंथि, तो हमने अभी पढ़ा था कि ये क्या होती है, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है और ये भी अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो स्थिति के बारे में बात करें तो अग्र मस्तिष्क,
अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है। तो ये अग्र मस्तिष्क के सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है। सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है, गर्त में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखें, ये भी अग्र मस्तिष्क में होती है और कहाँ पे पाई जाती है? सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है और किसके नीचे? हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है? ये हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। ये इसकी स्थिति के बारे में हमने बात की कि ये इसकी स्थिति होती है, कहाँ पे स्थित होती है, तो ये ध्यान रखें। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो ग्रंथि होती है ये बाकी वाली सभी ग्रंथियों पर अपना क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। तो ये भी अपन पढ़ेंगे कि ये क्या करती है, सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। उससे पहले अपन बात करें यह दो भागों में विभक्त होती है। यह दो भागों में विभक्त होती है। ये दो भागों में विभक्त होती है। अब देखो इसके दो भाग कौन कौन से हुए। ये आपके सामने पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के ऊपर वाला भाग जो ये दिख रहा है, ये वाला भाग, इस खाली वाले भाग को कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। ये पूरी पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक होता है देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको बोलते हैं पश्च पीयूष। क्या बोलेंगे? पश्च पीयूष। ये भाग कहलाता है पश्च पीयूष, पश्च पीयूष। ठीक है। और इसको अपन और नाम से जान सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं इसको? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इधर दे रखा है एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी ये एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर का मतलब होता है, इसको कहते हैं अग्र पीयूष। क्या कहेंगे? अग्र पीयूष, अग्र पीयूष कहेंगे। और जो पीछे वाली छोटा भाग दिख रहा है वो कौन सा कहलाता है? पश्च पीयूष। तो एक अग्र पीयूष कहलाता है और एक क्या कहलाता है? पश्च पीयूष। अग्र पीयूष को क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पश्च पीयूष को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो अग्र पीयूष होता है वो बड़ा होता है, पश्च पीयूष छोटा होता है। अग्र पीयूष से ज़्यादा हार्मोन रियलाइज होते हैं, स्त्रावित होते हैं, और पश्च पीयूष से कम हार्मोन स्त्रावित होते हैं। 10 से 12 हार्मोन इससे स्त्रावित होते हैं, तो 7-8 हार्मोन तो अग्र पीयूष से ही स्त्रावित होते हैं। तो अपन बात करेंगे दो भागों में विभक्त होती है ये। तो जो पहला भाग है हमने पढ़ा था, पहले भाग को अपन क्या कहते हैं? अग्र पीयूष। क्या कहेंगे? अग्र पीयूष। तो अग्र पीयूष कहेंगे। तो ये अग्र पीयूष लिखा मैंने, अग्र पीयूष कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अग्र पीयूष। अग्र पीयूष। अग्र पीयूष का एक और नाम क्या पढ़ा हमने? अग्र पीयूष को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और जो दूसरा भाग होता है उसको कहते हैं पश्च पीयूष। क्या कहेंगे? पश्च पीयूष, पश्च पीयूष। और इसको कहेंगे अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये इसके दो भाग हो गए। एक हो गया कौन सा? अग्र पीयूष, और दूसरा कौन सा हो गया? पश्च पीयूष। तो ये दोनों भाग आपको याद रखने हैं कि ये सेला टर्सिका गर्त में पाई जाती है, ये भी अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। दो भागों में विभक्त होती है, एक अग्र पीयूष और एक पश्च पीयूष। दो भाग में बता दिए, ये अग्र पीयूष है, ये पश्च पीयूष है। अग्र भाग को क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। पश्च भाग को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और इसके द्वारा हार्मोन कौन कौन से स्रावित होते हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, इससे निम्नलिखित हार्मोन
स्रावित होते हैं। अब देखो इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो इससे कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो एक होता है इनसे वृद्धि हार्मोन। कौन सा? वृद्धि हार्मोन। उसका नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन इससे एक और निकलता है जिसको बोलते हैं थायराइड प्रेरक हार्मोन। प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वृद्धि हार्मोन कौन सा हुआ? सोमेटोट्रोपिन। इनके हार्मोन के कम स्रावण से अधिक स्रावण से रोग भी होते हैं। बौनापन रोग होता है, भीमकायिता रोग होते हैं। यानी अगर वो कम सिक्रेट होता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, और अधिक सिक्रेट होता है तो व्यक्ति बहुत बड़ा भीमकाय शरीर हो सकता है, तो उसके कारण भी रोग हो सकते हैं। तो वृद्धि हार्मोन हो गया, थायराइड प्रेरक हार्मोन हो गया। तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ये ध्यान रखना लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लव हार्मोन। इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से हार्मोन को? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। इसके क्या कार्य होते हैं? ये जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म में सहायक होता है। इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ऑक्सीटोसिन को। तो ये बर्थ हार्मोन या जन्म हार्मोन भी कहलाता है, ये लव हार्मोन भी कहलाता है, और भी इसके कई सारे कार्य होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो जन्म हार्मोन या लव हार्मोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद में होता है कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये सभी के सभी कौन से हार्मोन है? पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है। कौन कौन से हैं? वृद्धि हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऐसे कैसे एक और नाम लिख सकते हैं जैसे वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन। और कौन से हैं? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये सभी हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले या पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित वाले हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये सभी हार्मोन आपको याद में रखने हैं। एग्जाम की व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम लिखिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम लिखिए। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित ये हार्मोन होते हैं। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन कौन से होता है? वृद्धि हार्मोन, क्या कहते हैं इसको? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। फिर कौन सा होता है? थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर बताइए बिना देख के कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा होता है? लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं उसको। फिर कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर कौन सा? वैसोप्रेसिन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये सभी हार्मोन होते हैं। ये ध्यान रखें, पीयूष ग्रंथि होती है शरीर की बाकी सभी ग्रंथियों पर अपना क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं भाई? इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? इस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो एग्जाम की व्यू से ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको आना चाहिए कि ये क्या है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि शरीर की सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। अपना नियंत्रण रखती है
इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्यों कहते हैं? कि शरीर की सभी ग्रंथियों पर अपना क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करने वाले किसके बारे में? पीनियल ग्रंथि के बारे में। तो पीनियल ग्रंथि क्या होती है? सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि इसकी स्थिति क्या होती है। ये भी सिर में पाई जाने वाली ग्रंथि है। तो ध्यान रखें, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क में ही पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के और जो पीयूष ग्रंथि होती है ऊपर वाले भाग में पाई जाती है। तो अग्र मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के पास या उसके ऊपर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। स्रावित हार्मोन, जो स्रावित हार्मोन होता है इससे होता है कौन सा? मेलिटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन लिख दो या मेलिटोनिन लिख दो। मेलेटोनिन हार्मोन। अब देखो हार्मोन का क्या कार्य होता है? हार्मोन का कार्य, तो जो हार्मोन का कार्य होता है वो होता है शरीर में दैनिक लय का समन्वयन या नियंत्रण, समन्वय करता है। दैनिक लय का मतलब ये हुआ कि क्या होता है? दैनिक लय का नियमन। तो देखो दैनिक लय का मतलब होता है अपन टाइम पे सोते हैं, टाइम पे कितने भी लेट सोए तो सुबह टाइम पे क्या हो जाते हैं? जल्दी जग जाते हैं, या शाम होते से अपन को क्या हो जाती है? नींद आ जाती है। तो ये सभी दैनिक लय का काम करती है। वो कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करती है। तो ये दैनिक लय का काम करता है। हार्मोन कौन सा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन होता है। तो ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है जो दैनिक लय का काम करता है। मेलेटोनिन। अब देखें इस ग्रंथि को जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस घड़ी को बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना आपको, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट देखो पीनियल काय के बाद में कौन कौन सी ग्रंथि पढ़ी? हाइपोथैलेमस। फिर कौन सी पढ़ी? पीयूष ग्रंथि। और अब क्या पढ़ा आपने? पीनियल ग्रंथि। सभी के सभी कहाँ पाई जाती है? सभी की सभी अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क से ऊपर नीचे बाएं दाएं वहीं पे पाई जाती है, जो सभी सिर में पाई जाती है। इसकी स्थिति हो गई। हार्मोन इन सब के बारे में पढ़ लिए। हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन होते हैं, कौन सा? मोचक हार्मोन, एक निरोधी हार्मोन। फिर कौन सा पढ़ा आपने? हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष ग्रंथि से 5-6 प्रकार के हार्मोन पढ़े। और फिर हमने पढ़ा कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। किससे? बायोलॉजिकल क्लॉक या पीनियल काय से। फिर अपन पढ़ रहे हैं थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में पाई जाती है, श्वास नली के दोनों और यहाँ पे स्थित होती है। तो इसकी स्थिति के बारे में बात करें। स्थिति तो ये ध्यान रखें, गले में श्वास नली के दोनों ओर तितली की आकृति की ग्रंथि है। तितली की आकृति की क्या है? ग्रंथि है। तो ये तितली के आकार की बटरफ्लाई शेप की इसकी आकृति होती है। तो ये इस प्रकार से बटरफ्लाई शेप की इसकी जो साइज होती है वो इस प्रकार से होती है, बटरफ्लाई शेप। बीच में से क्या निकलती है? इस प्रकार से श्वास नली निकलती है। तो इसका आकृति शेप हमने इस प्रकार से बता देते हैं कि ये इस प्रकार से बटरफ्लाई शेप की इसकी स्थिति होती है।
और इसके बीच में से क्या निकलती है, श्वास नली निकलती है। तो अपन बात करेंगे नेक्स्ट इसी में से कि ये क्या काम करती है और कहाँ पे होती है। नेक्स्ट देखें तो ये गले में श्वास नली के दोनों ओर तितली के आकृति की ग्रंथि है। ये तो होगी क्या इसकी स्थिति, आकृति कैसी, तितली के आकृति की। स्रावित हार्मोन कौन से हैं, स्रावित हार्मोन, जो स्रावित हार्मोन होता है वो होता है भाई थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखें एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन से होता है। किससे होता है, आयोडीन से होता है। जो अपन भोजन में लेते हैं आयोडीन, आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। कितना होता है, 53 जिनोन से पहले। तो आयोडीन अपन भोजन में लेते हैं तो आयोडीन से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किससे होता है, आयोडीन से होता है। जब शरीर में या अपने भोजन में शरीर में आयोडीन की क्या हो जाए, कमी हो जाती है, तो क्या होगा, हमारे शरीर में थायरोक्सिन का निर्माण किससे होता है, आयोडीन से। और जब आयोडीन ही नहीं होगा थायरोक्सिन का निर्माण भी नहीं होगा, जिसके कारण हमारे इस गले में जहाँ थायराइड ग्रंथि पाई जाती है वहाँ पे थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा और गला फूलकर बड़ा हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा जिस रोग को कहेंगे गलगंड रोग या घेंगा रोग या गोइटर रोग। तो ये ध्यान रखें, शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा, जिससे एक रोग, कौन सा, गलगंड या घेंगा, जिसको क्या कहते हैं, गोइटर, जिससे एक रोग गलगंड या घेंगा गोइटर हो जाता है। इस क्वेश्चन को आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की व्यू से। क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन का कम स्त्रावण होता है, जिसके कारण कौन सा, गलगंड या घेंगा रोग होता है। या पूछ ले गलगंड या घेंगा रोग का कारण लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, आयोडीन की कमी होगी, थायरोक्सिन का कम स्त्रावण होगा, जिसके कारण क्या होगा, गलगंड या घेंगा रोग होता है। तो ये था आपके कौन सा, ये था आपके थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के बाद में अपन और पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि, और भी खूब सारी ग्रंथियां, 10 ग्रंथियां पढ़ी थी, कुछ ग्रंथियां हमने आज पढ़ी। तो ये पार्ट फर्स्ट था कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड। पार्ट सेकंड में अपन एंडोक्राइन ग्लैंड और पढ़ेंगे, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, अधिवक्र ग्रंथि पढ़ेगे, साथ साथ में अग्नाशय ग्रंथि पढ़ेंगे, वृषण पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, अंडाशय। ये सभी ग्रंथियां पढ़ेंगे। एग्जाम की व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनमें से आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कुछ भी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नो डाउट आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो भी आप समझने की कोशिश करें। तब तक के लिए आपको थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।